जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी बूस्टर डोज की 13वीं खुराक में आज आपका स्वागत करते हैं और आपकी सेकंड बुक का छठा अध्याय जल संसाधन, पानी से संबंधित जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयार करेंगे। इस चैप्टर में एक जरूर आप थोड़ा सा प्रयास करना, भारत नदी बेसिन का एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको जरूर आप भी, सिंधु नदी कहाँ है, ये 11वीं क्लास से अपने करते आ रहे हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तो थोड़ा सा उनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि देश में दो अत्यधिक प्रदूषित नदियों के नाम, तो गंगा और यमुना का नाम आता है सबसे प्रदूषित नदियों में। बहुत सिंपल सा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोगों पर संदूषित यानी दूषित जल के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं। दूषित जल पीने के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो दूषित जल से डायरिया, हैजा, पीलिया आदि बीमारियां हो सकती हैं और दूषित जल को पीने से समय से पहले मृत्यु हो सकती है। तो ये दो क्यों बीमारी होगी तो भैया जाने का खतरा भी रहता है। तीसरा प्रश्न है कि धरातलीय जल के 3 मुख्य स्रोत लिखिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन। धरातलीय जल के 3 मुख्य स्रोत हैं नदियां, झीलें और तालाब। नदियां, झीलें और तालाब। उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं और इनके 2 उपयोग लिखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये मिलते हैं और इनका उपयोग है, जो पानी है वो मछली पालन में इसका इस्तेमाल आ जाता है और चावल की कुछ किस्में और नारियल की सिंचाई में भी इस पानी का इस्तेमाल है वो किया जाता है। आपको पता है भी, लेगून और पश्च जल की बात करें तो भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो बहुत विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट रेखाएं बहुत ही कटी फटी होती है। इस कारण वहाँ बहुत सी लेगून, झीलें हैं वो बन जाती हैं, जो केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये मुख्यतः मिलती है। अगला प्रश्न है कि जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य। बहुत अच्छा प्यारा प्रश्न। जल संभर प्रबंधन क्या है। तो देखिएगा, धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन यानी एक कुशल मैनेजमेंट को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। चाहे धरातल यानी नदियां, झीलें, तालाब की बात हो, चाहे भूमिगत जल कुओं की बात हो, उनके एक कुशल मैनेजमेंट को, दक्ष मैनेजमेंट को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बहते जल को रोकना और भौम जल का संसाधन और पुनर्भरण है वो शामिल रहता है। बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हमने जाना जल संभर प्रबंधन कहते किसे हैं। अब बात आती है इसका मुख्य उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना। जो प्राकृतिक संसाधन है और जो पॉपुलेशन है, हमारा समाज है, उसके बीच संतुलन, भी सबको सब चीजें बराबर मात्रा में मिले, इसके लिए ये किया जाता है। जल संभर प्रबंधन और विकास के 3 कार्यक्रम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जल संभर प्रबंधन और विकास के भारत के अंदर काफ़ी कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें पहला आता है हरियाली। हरियाली ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना है। उसके बाद नीरू मीरू की बात करें, नीरू यानी जल, मीरू यानी आप, जल और आप, ये आंध्र प्रदेश के अंदर चलने वाली योजना है। और उसके बाद अरवारी पानी संसद की बात करें, जो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर ये चलती है। तो जल संभर प्रबंधन और विकास के ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हैं। तो हरियाली, नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद। तो हरियाली की अगर बात करते हैं तो ये केंद्र सरकार की योजना है। इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण जनसंख्या को पीने का पानी, सिंचाई, मछली पालन और वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, क्या वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ बताइए। बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे तो उसके बेनिफिट क्या है। तो इससे क्या होगा, पानी की उपलब्धता है वो बढ़ जाती है, भूमिगत जल स्तर को ये नीचा होने से रोकता है और मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोका जाता है। तो इस प्रकार से ये लाभ हैं वर्षा जल संग्रहण। बारिश का जो पानी इकट्ठा करें उसके क्या लाभ हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग क्यों आवश्यक है। जल का पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग और रीयूज है वो क्यों आवश्यक है। इनके द्वारा क्या होता है, अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। अलवणीय जल यानी पीने योग्य मीठे जल की बात हो रही है। तो अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है,
कम गुणवत्ता के जल का उपयोग उद्योगों में किया जा सकता है, जिसकी क्वालिटी खराब है उसको इंडस्ट्री में काम में ले लें। स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जो जल है, हम नहाने धोने कपड़े धोने में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, किचन में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, उसको बागवानी में उपयोग किया जा सकता है। सीधा नालियों में क्यों डालें, पौधों को डाल दें, तो वो पौधों के लिए कितनी अच्छी खुराक का काम करेगा। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का उपयोग पीने के उद्देश्य से संरक्षण किया जा सकता है। तो पीने वाले जल की उपलब्धता को सुधारा जाता है। अच्छा पानी पीने में इस्तेमाल करें। बाकी जैसे आपने गाड़ी धो रहे हो तो गाड़ी पर सीधे टोंटी से पानी डालने से, पाइप से पानी डालने से बढ़िया है भी बाल्टी में पानी लेकर, और जैसे घर में पोछा मारते हैं उसी हिसाब से पानी को आप वापस स्टोर कर लें और उसे बगीचे के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर डाला जा सकता है। तो ये जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग क्यों आवश्यक है, इसकी बात यहाँ होगी। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति जो अपनी है 2002 वाली, उसकी 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2003 की मुख्य विशेषताएं, आप हेडिंग बना सकते हो, पहले भी यहाँ उनकी मुख्य विशेषताएं ये है। तो पीने का पानी सभी मानव और प्राणियों को उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पीने का पानी सबको मिले, इंसान ही नहीं सभी प्रकार के जीव जंतुओं को पानी उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा आता है धरातलीय और भौम जल है, दोनों की गुणवत्ता की रेगुलर जांच होनी चाहिए। तीसरा आता है जल संरक्षण के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। तो ये 3 बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, अच्छे से जरूर तैयार कीजिएगा इनको। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इसमें जल आवंटन की 3 प्राथमिकताएं बताइए। भी इस नीति के तहत जो जल का बंटवारा करें भी सबसे पहले किसको प्राथमिकता रखें। सबसे पहले 1 नंबर की प्राथमिकता है पेयजल, पीने का पानी। 2 नंबर पे आता है सिंचाई और 3 नंबर पे आता है जल शक्ति, यानी पानी से बिजली बनाना। 4 नंबर पे आपको पता है नौकायान। 5 नंबर पे उद्योगों के लिए पानी मिले। उसके बाद अन्य उपयोग की बात आती है। तो पहले 3 आप जरूर ध्यान रखें, पेयजल यानी पीने का पानी, सिंचाई और बिजली, ये 3 पहली प्राथमिकता है। अगला प्रश्न है कि जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा 2015-16 में प्रारंभ हुआ। एक सन कहीं चूज करना पड़े तो 2015 लिख सकते हो। तो जल क्रांति अभियान है वो 2015-16 के सेशन में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। प्रत्येक व्यक्ति को जल है वो मिले, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है वो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल की आपूर्ति और मांग के मध्य सामंजस्य बिठाने के लिए ही तो ये कार्यक्रम है वो शुरू किया गया। तो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में अधिक होता है क्यों। कि गर्मियों में ज़्यादा जो नदियां हैं वो ज़्यादा दूषित हो जाती है, कारण क्यों है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह है वो कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि देश में कुल उपयोग के किए गए जल में कृषि का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है भाई। तो देखिए इसके उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि भविष्य में देश में हो रहे विकास के कारण उद्योगों में और बढ़ती जनसंख्या के कारण घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है, जिस कारण कुल जल उपयोग में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से समझते हुए ध्यान में दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जल संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जल संरक्षण, जल को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो समझिएगा, जल संरक्षण हेतु जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के साथ साथ जल प्रदूषण के बचाव के प्रयास किए जाने चाहिए। इस हेतु जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो जल संरक्षण के लिए जो पॉइंट हमने इस अध्याय में पढ़े उन सब के बताना है भी, उन सब की को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी 3 कारण। साफ जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है। 3 कारण, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो ज़्यादा है। दूसरा बढ़ता जल प्रदूषण है और तीसरा है प्रति व्यक्ति जल उपयोग में वृद्धि,
तो प्रति व्यक्ति जल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। आप बाथरूम में जा रहे हैं तो फुहारा चलाकर बैठ गया आदमी, तो वेस्टेज कितना हो रहा है ये भी हमें समझना है। अक्सर मैं कहता हूँ भी ये जो सिलेबस जो होता है उसका उद्देश्य सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं होता, एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसका उत्तर, मूल उद्देश्य ये होता है कि हमारी लाइफ में उस सिलेबस को पढ़कर चेंज आए। अगर चेंज आता है तो हमने कुछ सीखा है, जिसको लर्निंग कहा जाता है, वरना कुछ नहीं किया। तभी तो कईयों को जब ये बात नहीं समझ में आती या समझा नहीं पाते हैं तो उनको लगता है भी ये तो क्या काम आएंगे जीवन में। जल संरक्षण क्यों नहीं काम आएगा? पीछे एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा, क्यों नहीं काम में आएगा? जागना जरूरी है, जागो ग्राहक जागो। अगला प्रश्न है कि भारत में कुछ राज्यों में भौमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के 3 दुष्परिणाम लिखिए। भूमिगत जल का ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। इनमें से अंदर से भी एक एक लाइन वाले यही क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो देखिए, पहला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो तीनों वो एरिया जहाँ पर हरित क्रांति हुई थी। खूब हरित क्रांति से प्रोडक्शन बढ़ा था खाद्यान्न फसलों का। इन तीनों में सिंचाई हेतु भूमजल संसाधन के अधिक उपयोग से भूमिगत जल का जो वाटर लेवल है वो नीचा होता जा रहा है, वाटर लेवल और नीचा होता जा रहा है। दूसरा है, राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। तो अधिक जल निकासी से कहाँ फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है? राजस्थान और महाराष्ट्र में। और अजमेर के आसपास तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी एरिया कहा जाता है। गोडों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना और कमर झुक जाना, ये समस्या है उस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा। अब तो बहुत हर जगह ही फ्लोराइड वाला पानी है। तीसरा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या हिंदी में है, इंग्लिश में धातु है आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार में आर्सेनिक की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो ये 3 दुष्परिणाम भी अच्छे से तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? कि नहीं 3 कारणों को लिखिए। वो 3 कारण बताइए जो हमें ये मजबूर करते हैं भी जल संसाधनों का संरक्षण, उन्हें बचाना आवश्यक है। तो पहला है अलवणीय यानी साफ जल की घटती उपलब्धता, पीने के लिए सही पानी नहीं मिल पा रहा है, एक तो ये हमारी मजबूरी है। दूसरा, जल की बढ़ती मांग, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जल की मांग बढ़ती जा रही है। तीसरा, प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में कमी, क्वालिटी खराब होती जा रही है। कहते हैं आरओ लगा लो, क्या हर आदमी आरओ लगा लेगा? आरओ लगाने की नौबत ही क्यों आई? रिवर्स ऑस्मोसिस को लगाने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? तो अलवणीय जल की घटती उपलब्धता, जल की बढ़ती मांग और प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में कमी, ये वो कारण है जो हमें जल संसाधनों के संरक्षण को प्रेरित कर रही है। अगला प्रश्न है, जल गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है और जल के गुणों में ह्रास के कारण समझिए। बहुत अच्छा प्रश्न। पहले तो जल गुणवत्ता क्या होती है, हेडिंग बनाई जल गुणवत्ता, उसमें लिखे इससे तात्पर्य है या अर्थ है जल की शुद्धता। जल गुणवत्ता का मतलब होता है जल की शुद्धता, साफ जल अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल, दोनों लिखें, एक लिखें। जल की शुद्धता अथवा आवश्यक बाहरी पदार्थों से, अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल, जो पानी के अंदर नहीं होने चाहिए उनके, वो उसके अंदर नहीं हो तो वो साफ जल है। फिर आता है जल के गुणों में ह्रास के कारण क्या है? तो देखिए, जल में बाहरी पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, उद्योगों का जो अपशिष्ट है आदि की मिलने से जल प्रदूषित होता है। इससे जल के गुणों में कमी आती है जो मानव उपयोग के योग्य नहीं रह पाता। बहुत सी जल जनित बीमारियां हो जाती है प्रदूषित जल से। जल के गुणों में ही हुई कमी से जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है और कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूम जल को प्रदूषित करते हैं। तो जल के गुणों में ह्रास के ये कारण हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग बढ़ने के 3 कारण लिखिए। इरिगेशन के लिए भी पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है भी, हाँ नहरों के अंदर पानी आए, तो उसके कारण क्या है? एक तो वर्षा का असमान वितरण होना, टाइम पर बारिश नहीं हो पाती तो इसलिए हमें इरिगेशन करना पड़ता है। दूसरा, वर्षा की अनिश्चितता, पता नहीं कब आए, क्यों असमान है यानी कहीं कम कहीं ज्यादा है। दूसरा, पता भी नहीं कब आए, अनिश्चितता होना। तीसरा, देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों और कच्चे माल की मांग में वृद्धि हो रही है। इसके कारण बहुफसली कृषि जरूरी हो गई है, जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ रही है। तो अपने बढ़ती जनसंख्या का जीवन यापन, उनका भरण पोषण करने के लिए मांग बढ़ती जा रही है चीज़ों की, तो हमें बहुफसली, एक से ज़्यादा फसलों की खेती करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ज़्यादा सिंचाई चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए भाई। तो
ये थे आज के अपने जल संसाधन वाले चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आप तैयार करेंगे। वर्षा जल संग्रहण की विधियों की बात करें तो जल संभर प्रबंधन हो गया, झीलें हो गई, सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण हो गया, प्रस्तर कूप, चेक डैम की बात आती है, पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण कर सकते हैं। तो ये वर्षा जल संरक्षण की कुछ परंपरागत विधियां भी है, तो उनके नाम भी आपको अवश्य हो। पीछे प्री बोर्ड लिया पेपर हमने, उसके अंदर भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात आती है। रालेगन सिद्धि की बात आए तो अन्ना हजारे का गांव है, आपको पता होना चाहिए, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो यानी आप इस चैप्टर को ज़्यादा रटने की बजाय सामान्य बातें उसकी ध्यान रखिए। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो निकल रहे हैं, तो काफ़ी टेस्ट हम ले चुके हैं। तो अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज या ज्योग्राफी वाली प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उनको भी थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो थ्योरिकल क्वेश्चन है ये और साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। जीत जाएंगे हम, हमारा सपना है अब की बार 90 पार, जिसे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने अंदर जोश और जुनून जिंदा रखिएगा। मत सोचिएगा भी हमें याद होते हैं या नहीं, एक ही बात दिमाग में हो भी मेरे याद होते हैं, मेरे समझ में आता है मैं जीत जाऊंगा। यही पॉजिटिव संदेश अपने आप को अंदर प्रेषित कीजिएगा और हम जीत जाएंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।